स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं PIB के वीकली एनालिसिस के अंदर में। दोस्तों, आज हम 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक PIB में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप 2024 के अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आज सुबह से ही हमारा एक बैच शुरू हुआ है जिसकी क्लासेस सुबह 8 बजे से शुरू हुई हैं। तो आपके लिए अभी देर नहीं हुआ है, अभी जस्ट ओरिएंटेशन क्लास हुई है, आप उसके अंदर में एनरोल कर सकते हैं क्योंकि इस बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सिर्फ 30,000 के अंदर में क्या क्या मिलने वाला है आपको? प्रीलिम्स एंड मेंस पूरा कंप्लीट जीएस मिलेगा, कंप्लीट जीएस आपको। साथ ही CSAT की क्लासेस भी इसी में इंक्लूडेड मिलेंगी। आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज वो भी इसी में इंक्लूडेड है। आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए गाइडेंस प्रोग्राम वो भी इसी में क्या है, इंक्लूडेड है। आपके लिए हैंड रिटन नोट्स यानी कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या नोट्स बनाए जाए क्या नोट्स ना बनाए जाए। वो सारी चीजें क्या है आपको हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे। प्लस में आपको बुक्स, एक सेकेंड वेट कर लेते हैं, प्लस में आपको क्या है बुक्स भी मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1-to-1 मेंटोरशिप कि आपकी तैयारी में आपको हेल्प करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। आप खुद सोचिए कि आपकी तैयारी में 1-to-1 मेंटोरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 29,999 में। आप खुद सोचिए। और ये कैसे? PRT लाइव कोड आप जब लगाएंगे तब आपको ये मिलेगा। और जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा लॉन्ग टर्म बैच है। जो ऑप्शनल को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए भी बैच अवेलेबल है। तो आप अपनी तैयारी को डिले मत करिए, सारी चीजें अवेलेबल हैं। PRT लाइव कोड लगाकर आप क्या करिए उसमें एनरोल कर लीजिए। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है इस वीक की, वैसे वीक में बहुत कम एक इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है लिमिटेड इंफॉर्मेशन उन सबको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गुरु घसीदास जी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ 10th कॉन्वोकेशन में गए, किसमें? गुरु घसीदास विश्वविद्यालय के। तो इसलिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो गुरु घसीदास जी थे वो 1756 से 1850 पे अगर उनका समय देखें, स्पिरिचुअल लीडर है किसके? सतनाम पंथ के। ये पॉइंट नोट करिएगा। और इसको क्या है आपका सतनामी समाज भी बोला जाता है या सतनामी मूवमेंट भी बोला जाता है। देखिए यूपीएससी की बहुत खास बात है, एक तो वो किससे एसोसिएटेड थे वो क्वेश्चन पूछते हैं, साथ में वो कई बार ईयर यानी कि क्रोनोलॉजी लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार कह देंगे कि भाई ये औरंगजेब के कॉन्टेम्परेरी थे, या फिर मान के चलिए ये कह देंगे कि उस समय पर तुलसीदास जी के बिल्कुल समान थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में थे, ठीक है। और इनकी जो टीचिंग थी वो कहाँ पर थी? फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर में, यानी कि छत्तीसगढ़ से आप इनको अब आप जानते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते ही रहते हैं, ठीक है। और ये क्या बताते थे, किस बारे में बताते थे? इन्होंने सतनामी कम्युनिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट किया, जो फाउंडर रहे, वहां पर उन्होंने कहा कि ट्रुथ और इक्वालिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इंसान के लिए। और उसी के बेसिस पर क्या किया इन्होंने, इस पंथ का या फिर के लिए इस कम्युनिटी की स्थापना करी। इन्होंने जो सोशल लेवल्स जैसे कास्ट इनइक्वालिटी और एनिमल सेक्रीफाइस, इन दोनों के खिलाफ में क्या किया, बढ़ चढ़कर काम किया। मैं फिर कह रहा हूं अगर PIB में इंफॉर्मेशन है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है इसके अंदर में कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो सेंट्रल बैंक हैं उनके जो हेड हैं उनके रिगार्डिंग क्या है, एक रिपोर्ट कार्ड निकली है, हर साल आती है। और यहां पर जो हमारे RBI के जो गवर्नर साहब है दास जी, शक्तिकांता दास जी, उनको क्या है टॉप रैंकिंग दी गई है, टॉप लिस्ट के अंदर में। तो इसलिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड क्या एसेस करते हैं? परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। कहां पर? इन 101 सिग्निफिकेंट कंट्रीज, यानी कि 101 कंट्रीज के अंदर में
जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके जो गवर्नर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को ये एसेस करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर में। कंट्रीज कहां कहां आप देखेंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, ईस्टर्न कैरिबियन सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अमेरिकन स्टेट्स, सभी के मतलब 101 देशों के अंदर में जहां जहां पर सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर्स उनके गवर्नर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग दी जाती है इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर। कौन निकालता है, प्लीज याद रखिएगा, 1994 से ही ग्लोबल फाइनेंस निकालता है। ये एनुअल पब्लिकेशन है, यानी कि हर साल ईयर में। कब से निकाला जा रहा है, 1994 से निकाला जा रहा है। किसके द्वारा, ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कारण में आरबीआई के गवर्नर न्यूज में थे, फिर डिमोनेटाइजेशन जब पहले हुआ था तब भी गवर्नर न्यूज में थे, उस समय कोई और थे, फिर अभी आपको पता हो जो 2000 के नोट वो वर्क नहीं करेंगे उसके कारण भी न्यूज में है। लेकिन जो मेजर जो रीजन है वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके कारण में क्या हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड के जो थॉमस जे जॉर्डन जी हैं और वियतनाम के जो थी होंग जी हैं, ठीक है, आर द अदर टू सेंट्रल बैंकर्स दैट हैव बीन रेटेड A+ बाय ग्लोबल फाइनेंस। और टॉप रैंक मिस्टर दास जो हमारे भारत के क्या है, तो आपसे यही पूछ सकते हैं कि इनके साथ में और कौन से, तो 2 और जो हेड हैं उनका भी हमने नाम यहां पर मेंशन कर लिया। नेक्स्ट जो है नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023। अब नेशनल टीचर्स डे सभी ने सेलिब्रेट किया होगा, सभी ने मनाया, तो यहां पर एक अवार्ड भी उस दिन दिया जाता है। कब, 5 सितंबर को, ठीक है, तो ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल टीचर्स अवार्ड का जो सबसे बड़ा जो पर्पस है कि जो कंट्रीब्यूशन है टीचर्स का कंट्री के अंदर में, उसको आइडेंटिफाई करना और उनको ऑनर करना, उनके कमिटमेंट के लिए, उनके डेडिकेशन के लिए क्या करना, उनको सम्मानित करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। तो इसमें अवार्ड में क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और कैश अवार्ड मिलता है 50,000 और एक सिल्वर मेडल भी दिया जाता है। ठीक है, टीचर्स डे के दिन दिया जाता है। टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब टीचर्स डे 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किनकी, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ठीक है, याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये चीज आ सकती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है चंद्रयान 3 एंड आदित्य L1, ये पूरा न्यूज में छाया हुआ है और सबसे ज्यादा उम्मीद करिए यहां से क्वेश्चन आने की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आएगा तो यहां से आने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए, पहले चंद्रयान 3 में हमारी क्या हुई, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। ये चीज समझते हैं, थोड़ा सा एक एक करके दोनों मिशन को देखते हैं। यानी कि ये थर्ड मिशन है भारत का, क्या है, थर्ड मिशन है। आपको ध्यान होगा हमने चंद्रयान 2 के अंदर में भी सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करी थी। अब सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या, कि चंद्रमा की सतह पर आप लैंड करें विदाउट गेटिंग क्रैश्ड, सॉफ्ट लैंडिंग, सेफ रहे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऐसे कई सारे मॉड्यूल रहते हैं, जैसे इसके जो इर्द गिर्द घूमता रहता है चंद्रमा के, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटर। फिर ऑर्बिटर से निकलकर क्या आया नीचे, लैंडर, क्या है, लैंडर, जिसका नाम भारत ने क्या रखा, विक्रम। फिर विक्रम में से क्या निकल कर गया, रोवर, जिसका हमने क्या नाम रखा, प्रज्ञान। और वो क्या है, चारों तरफ घूमता है, सतह पर घूमता है, वहां पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो पहले जो 2000 मतलब जो हमारा सेकंड मिशन था चंद्रयान 2, उसमें हम यहां तक तो पहुंच गए थे। जब हम नीचे लैंड करने लग गए तो सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाए थे, क्रैश कर गए थे। ठीक है, तो इस बार सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही चंद्रयान 3 मिशन के साथ में, कुछ चीजें नोट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम 4th नेशन बने वर्ल्ड के अंदर में, क्या 4th नेशन बने वर्ल्ड में जो चंद्रमा की सतह पर लैंड किए हैं। कौन कौन से हैं हमसे पहले, यूएस है, रशिया है, और कौन सा है, चाइना है। 4th हम बन गए। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज, हम क्या बने, मतलब हम फर्स्ट नेशन बने जो साउथ पोल पर लैंड किया। किस पे, साउथ पोल ऑफ मून। अब हमने साउथ पोल क्यों चुना,
हमने कहा यहाँ पर ना सूर्य का प्रकाश नहीं होता। अब सूर्य का प्रकाश नहीं है अगर, यानी कि सन यहाँ पर इंपैक्ट नहीं कर रहा है, तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा चांस ये है कि नेचुरल फॉर्म में हमें ये चीज देखने को मिलेगी, इसलिए यहां पर लैंड किया। अब हम यहां पर लैंड तो किए, हमने एक और चीज करी। क्या चीज करी कि जो हमारा लैंडर है वो लैंड कर गया, हमने उसको दोबारा हवा में उड़ाया और वो फिर दोबारा लैंड किया। ये भी हमने चीज अचीव करी है। तो ये सेकंड नेशन बना जिसने ऐसा किया है, तो ये चीज याद रखिएगा। एक और चीज यहां से रिलेटेड आप पढ़ते चलें, इसी समय पर क्या हुआ था, रशिया का एक लूना मिशन भी लॉन्च हुआ था। क्या? रशिया का लूना मिशन भी लॉन्च हुआ था। लूना ने क्या किया था, एक और चीज, क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर भारत का जो मिशन था उसको इतना समय क्यों लगा, और लूना जो हमसे ऑलमोस्ट 1 महीने पहले, मतलब बाद में लॉन्च किया गया, वो हमसे पहले क्यों पहुंच गया? तो इसके पीछे रीजन है कि हमने क्या किया था, सस्टेनेबल वे में हमने वहां पर भेजा था, इसलिए हमने जो लॉन्गर पाथ है उसको यूज किया जिससे फ्यूल कम यूज हो। हमने जो साइंटिफिक और जो फिजिक्स के फिनोमिनाज हैं उनका यूज किया, इसलिए लॉन्गर इलिप्टिकल पाथ को हमने क्या किया, टारगेट किया, फिर हम गए। लेकिन रशिया ने जो लूना मिशन था उन्होंने डायरेक्ट रूट को, डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी को पकड़ा, इसलिए वो फास्ट पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस था। लेकिन लूना सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया था, ये भी चीज याद रखिएगा। वो क्या हुआ था, क्रैश हो गया था। क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जीएस पेपर 3 में तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये मिशन हमारा कंप्लीट हुआ ही कि उसके बाद में हमने क्या, सूर्य को स्टडी करने के लिए, प्लीज ये पॉइंट नोट करिएगा, बहुत बच्चे कहते हैं, वर्ड बोल जाते हैं, सूर्य पर लैंड नहीं करना है, सूर्य को स्टडी करने के लिए, यानी कि सूर्य ये रहा, तो यहां पर हम एक पॉइंट है लग्रांज पॉइंट जिसको बोलते हैं, L1 पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वहां पर हमारा सैटेलाइट रहेगा और वह स्टडी करेगा सूर्य को कि यहां पर ऐसा कौन सा फ्यूजन हो रहा है या फ्यूजन हो रहा है जिसके कारण में यहां पर कॉन्टिन्यूअस एनर्जी हमें देखने को मिलती है। यानी कि आप कोर को भी स्टडी करने की कोशिश करोगे बाहर से, प्लेयर्स को भी, आउटर जो इसकी रिंग बनती है उसको भी स्टडी करने की कोशिश करोगे, जिसके बाद में यहां से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी आप उसका फर्दर क्या कर सकें, एडवांसमेंट में या फर्दर स्टडी में क्या कर सके, यूज कर सके। इसलिए इसकी क्या करी जा रही है, स्टडी करी जा रही है। तो एक और चीज याद रखिएगा, जो हमने मून पर मिशन भेजा उसमें हमने GSLV यूज किया। GSLV क्या है, व्हीकल है जिसके में रख के हम सैटेलाइट को भेजते हैं। तो मून पे जो हमने मिशन भेजा उसमें GSLV यूज किया है, लेकिन जो सूर्य पर हमने मिशन भेजा है वो क्या है, PSLV हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाए अगर तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन है जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, PSLV C57 के द्वारा। ठीक है, तो स्पेस क्राफ्ट को हम कहां पर पोजीशन करेंगे, लग्रांज पॉइंट 1 पर हम पोजीशन करेंगे। अब लग्रांज पॉइंट 1 का मतलब क्या है मेरे दोस्त, लग्रांज पॉइंट वो पॉइंट होता है, जैसे आप समझिए दो बड़ी बड़ी जो बॉडीज हैं उनका, हमें दोनों का क्या होता है, अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है, एक अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, दूसरी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो आप सोचिए सूर्य है और पृथ्वी है, दोनों का ग्रेविटेशनल पुल होगा, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो वो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन हमने इसलिए चूज करी क्योंकि एक तो हमें क्लियर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन व्यू मिलेगा सूर्य का, दूसरा हमें एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद को पोजीशन रखने के लिए सेम पोजीशन में। ठीक है, क्योंकि वो दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर दे रही है, तो एक पोजीशन पर सैटेलाइट हमारा वहां पर पोजीशन रहेगा। तो लग्रांज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है स्पेस में, ठीक है, प्लीज ये आपके एग्जाम में आएगा, जहां पर अगर देखा जाए अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला जोन जो होता है, या फिर इसको और सिंपल से बॉडी में लैंग्वेज में समझे तो टू बॉडी सिस्टम का जो ग्रेविटेशनल पुल या फिर अट्रैक्शन या जो रिपल्शन, वो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है, जैसे सूर्य और धरती की यानी कि पृथ्वी की हमने बात करी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है जो स्टडी करने के लिए गया है किसको, सन को, आदित्य L1। ऐसी चंद्रयान 3 मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये फॉलोइंग अप मिशन है चंद्रयान 2 का, जिसके अंदर में हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटीज हैं सॉफ्ट लैंडिंग की, अब उसको दर्शा सकें, और सॉफ्ट लैंडिंग को हमने अचीव किया है। ठीक है, और लैंडर एंड रोवर
वो वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें परफॉर्म भी करी हैं। इवन आप देख रहे होंगे वहाँ पर टेम्परेचर को मापना, वहाँ पर क्या कॉम्पोजिशन है, ये सारी चीज़ें भी करनी, ठीक है। तो वहाँ पर कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है, कैसी चीज़ें। तो 3 गोल थे, एक सॉफ्ट लैंडिंग कैपेसिटी, और मून के ऊपर में हमारी क्या है, मोबिलिटी को, यानी कि विक्रम जो रोवर है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। विक्रम लैंडर, ठीक है। और इन सितु रिसर्च भी हमें वहां पर करना है। चले नेक्स्ट जो है WHO। अच्छा, ये न्यूज हमने पढ़ी भी थी कि गुजरात के अंदर में ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर बनाना। क्या करना, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि जैसे आप जब आयुर्वेद वगैरह की बात करते हो वो सब किसके अंदर में आता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर में आता है। तो उसका सेंटर बनाया गया है ना। क्या बनाया गया, सेंटर बनाया गया, कहां पर, गुजरात के अंदर में। तो वहां पर ना एक समिट हुई है, WHO ने एक फर्स्ट आउटकम डॉक्यूमेंट निकाला है। कहाँ का, फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, जो क्या कब हुआ था, आपके अगस्त में हुआ था। फिर कह रहा हूं, अगस्त 2023 में एक समिट हुई थी जिसको उन्होंने नाम दिया है गुजरात डिक्लेरेशन। प्लीज एग्जाम में आ सकता है, जैसे G20 से रिलेटेड आ सकता है कि भैया दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो गुजरात डिक्लेरेशन याद रखिएगा। ये समिट जो हुई थी अगस्त 2023 में, कहां पर हुई थी, गांधीनगर गुजरात में हुई थी। उसके अंदर में जो आउटकम निकल कर आया है उसको गुजरात डिक्लेरेशन बोला है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड WHO ने साथ में कोलैबोरेट करके मार्च 2022 में ही WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ऐसा करके एक हब स्टैब्लिश किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसे रिसर्च को, कैसे नॉलेज को बढ़ाया जाए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन क्या रीअफर्म करता है कि ग्लोबल कमिटमेंट करना है, जहां पर जो इंडिजिनस नॉलेज है, बायोडाइवर्सिटी है, ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, उसको क्या करना है, मेडिसिन सिस्टम में, मेडिकल सिस्टम में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मैं फिर कह रहा हूं, आप सभी जानते हैं कि हर एक नेशन में या फिर हर एक रीजन में उनकी अपनी क्या होती है, इंडिजिनस इंफॉर्मेशन, इंडिजिनस नॉलेजेस होती हैं, है ना। तो क्या करना है, उसके अंदर में हम उसको स्टडी करना, उसमें रिसर्च करना, नॉलेज को शेयर करना, उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, एक ग्लोबल लेवल का फर्स्ट गांधीनगर में क्या किया गया, एक सेंटर स्टैब्लिश किया गया जो क्या करेगा, इंडिजिनस नॉलेज, इंडिजिनस जो मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं, इंडिजिनस जो मेडिसिन है, ट्रेडिशनल, जिनको हम ट्रेडिशनल मेडिसिन बोलते हैं, उनका क्या करेगा, प्रचार प्रसार करेगा विश्व के अंदर में, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट जो है PM दक्ष योजना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, PM दक्ष ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में आता है। तो दक्ष जो स्कीम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्किल डेवलपमेंट करना, जो शेड्यूल कास्ट, जो क्या नाम है आपका, सफाई कर्मचारी, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, इन सबके जो उससे बिलोंग करते हैं, उनके अंदर में क्या करना, स्किल डेवलपमेंट करना वेरियस कोर्सेज के थ्रू, ठीक है। तो याद रखिएगा, PM दक्ष जो स्कीम शुरू की गई थी 2020 और 21 में, अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या, कि पूरा पैसा यूनियन गवर्नमेंट ही दे रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी फंडिंग इसकी करेगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, कि जो कॉम्पिटेंसी है किसके, जो आपके टारगेट ग्रुप है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया टारगेट ग्रुप कौन है, शेड्यूल कास्ट, OBC, ठीक है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो वेस्ट पिकर्स हैं, इन सब के अंदर में क्या करना है, हमें क्या करना है, वहां पर जो स्किल डेवलपमेंट का काम करना। PM दक्ष फिर याद रखना, सिलेक्टेड टारगेटेड ग्रुप के अंदर में क्या करना है, हमें स्किल डेवलपमेंट करना है। क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, जिससे क्या हो, या तो वो एम्प्लॉयबल हो, किसके अंदर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कोई अपना ही खुद का काम कर ले, या फिर कहीं पर काम कर सके, जिससे उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो, इंप्रूव हो। तो इसका क्राइटेरिया कैसे स्कीम का, कि 18 साल से 45 साल की उम्र के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, जो ये फॉलोइंग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कोई भी इनकम लिमिट नहीं है, शेड्यूल का, सफाई कर्मचारी, वेस्ट पिकर्स, डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। एनुअली फैमिली इनकम डिसाइडेड है किसके लिए, 3 लाख रुपए OBC की,
जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनकी अगर 3 लाख से कम इनकम है तो वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं पीएम दक्ष के अंदर में। और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए लिखा है कि 1 लाख से कम उनका फैमिली इनकम होना चाहिए, तब वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। पीएम दक्ष इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपके आ सकता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या दी जाएंगी? कोई स्किल आती है उसको रीस्किल करना, उसको अपग्रेड करना, शॉर्ट ट्रेनिंग देना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और सारी के सारी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। इवन स्टाइपेंड भी दिया जाएगा इन ट्रेनीज को उनकी कैटेगरी के हिसाब से, जिससे वो आगे जाके भाग ले सके। अगला है मालवीय मिशन, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, तो याद रखिएगा मालवीय मिशन टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, बस इतना याद रखिए। जैसे पीएम दक्ष रिसेंटली सीनियर न्यूज, तो आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या है, सिलेक्टेड कैटेगरीज के लोगों के स्किल डेवलपमेंट अपग्रेडेशन उसके लिए किया गया। तो मिशन मालवीय टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो ये क्या है, टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि कौन कराएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कराएगा। ठीक है, यूजीसी कराएगा, किसके साथ एसोसिएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में। मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसका एम क्या है, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं टीचर्स के लिए ट्रेनिंग के, उनको क्या करना और इन्हांस करना है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज करेगा फैकल्टी मेंबर्स के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में है। कैपेसिटी बिल्ड करेगा जो आपके जो अपना और करियर आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, करियर प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस क्या है, कैपेसिटीज इंक्रीज होती रहनी चाहिए टीचर्स की हायर एजुकेशन के अंदर में। इसलिए क्या है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो है रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स, मैं इसको बहुत सिंपल सरल भाषा में समझाता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम डार्क पैटर्न्स को क्या करेंगे, रेगुलेट करना चाहेंगे। तो डार्क पैटर्न्स हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी चीज ऑनलाइन ई कॉमर्स से परचेज करते हैं, कोई भी सर्विसेज लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसके अंदर में कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जो हिडन होती है, और वो क्या है, आपके राइट्स का एक तरीके से वॉयलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज परचेस करते हो, उसकी कॉस्ट XYZ है, लेकिन जब आप पेमेंट करने जा रहे होते हो तो आपको पता भी नहीं होता है, नीचे 3 से 4 चीजें ऐड ऑन क्लिक हुई होती है, टिक हुई होती हैं, जिसके पेमेंट ऐड हुई होती है। एक ये हो गया। दूसरा, कई बार जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसके बाद में जब आप सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना चाहते हैं तो वेबसाइट का इंटरफेस या ऐप का इंटरफेस ऐसा ट्रिकी बना दिया जाए कि आप कैंसिल कर ही ना पाए, ऑटो पे इनेबल होता रहे, आप पे करते ही रहें बार बार। ये प्रैक्टिसेस हो गई। दूसरी, पेक अर्जेंसी, ये लिमिटेड टाइम क्वांटिटी है, जैसे मोबाइल फोन वाला आपने देखा होगा, एक्सक्लूसिव कि यहीं पर ही इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। प्लस में आप अगर देखेंगे कई सारी जगह पर आप कुछ परचेस करते हो तो इंश्योरेंस जैसी चीजें ऐड ऑन हो जाती है, डोनेशन वाली जैसी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो ये सब चीजें किसके अंदर में आती हैं, डार्क पैटर्न के अंदर में आती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या है, रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो ये इससे मेन क्रक्स है। तो याद रखिएगा, गाइडलाइंस हैं जो प्रिवेंट करेंगी किसको, आपके फॉल्स अर्जेंसी, बास्केट स्नीकिंग, कंफर्म शेमिंग, फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप। अच्छा, एक और चीज आप मान के चलिए, कहते हो कि भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, तो आर यू श्योर आपको नहीं चाहिए, तो ऐसा कर करके करते हैं ना, तो ये इनको हम सब बोलते हैं डार्क पैटर्न बोलते हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट पर हमें नजर आता है। ठीक है, तो ये पब्लिक के लिए ड्राफ्ट ओपन किया गया है कि आप 5 अक्टूबर तक इसके ऊपर में कमेंट कर सकते हैं। तो डार्क पैटर्न्स हैव ए prominent feature of many apps and website over the course of internet's growth। आप देखेंगे और उनको लिमिट करने की जरूरत। फॉर एग्जांपल, अमेजन प्राइम पर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म के अंदर में ऐसे सिस्टम था जहां पर आप क्या कर सकते थे, कैंसिल अगर आपको करना हो अपना सब्सक्रिप्शन तो आप कर ही नहीं पाते थे। तो अमेजन प्राइम को चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने के पास में कंप्लेन की, उन्होंने उनको फटकार लगाई कि भाई आप सिंपल बनाइए प्रोसेस। तो डार्क पैटर्न, एनी प्रैक्टिस और डिसेप्टिव डिजाइन पैटर्न जिसको यूज किया जाता है, जिसके तहत आप क्या करें, मिसलीड करें, ट्रिक करें, ठीक है, सबवर्ट करें, इंपेयरिंग करें, ये सारी चीजें उसी के अंदर में आती हैं। जैसे फॉल्स अर्जेंसी, इमीडिएट परचेज और टेकिंग इमीडिएट एक्शन, बास्केट स्नीकिंग, इंक्लूजन ऑफ एडिशनल आइटम्स सच एज प्रोडक्ट, सर्विसेज, पेमेंट उसके लिए करवा लेना, कंफर्म शेमिंग, जहां पर आप ऑडियो, वीडियो और ऐसे मीन्स को लेकर आते हैं जिससे सेंस ऑफ फियर करते हैं कि भाई मैं करूं या ना करूं, कंटिन्यू करूं या ना करूं।
सब्सक्रिप्शन कैंसिल करूं या ना करूं? आर यू श्योर? पूरी दुनिया यहाँ है, आप क्यों नहीं है? पोस्ट एक्शन, ये सारी चीजें किसके अंदर में आती हैं? डार्क पैटर्न्स के अंदर में आती हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैंसिलेशन मैंने ऑलरेडी बताया, इंटरफेस ऐसा बना देना कि आप वहाँ पर जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल ही नहीं पा रही है, ये सब चीज़ें इसके अंदर में आती हैं, डार्क पैटर्न्स के अंडर में आती हैं। तो जो 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पीआईबी में, इतनी थी, लिमिटेड आर्टिकल थे, वो सभी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय ज़रूर किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लाइक करना ना भूलें। और ये आज सुबह से हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, PRT लाइव कोड। ये एक चीज़ याद रखना, आपको कोड हमेशा PRT लाइव ही यूज़ करना है। आप इसके अंदर में एनरोल करेंगे। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।